देखिए, आज हम करेंगे 2024 के पेपर का एनालिसिस और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में बहुत टफ लगा है कुछ बच्चों को और कुछ के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसका रीज़न क्या है? कुछ के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ को टफ लग रहा है। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि मैं इसे करूँ, काफ़ी समय से कहा था, लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास एक डेटा सेट नहीं होगा और हम उस डेटा सेट को ऑथेंटिकेट नहीं करा लेंगे किसी प्रोफेसर से। अभी इस डेटा को हमने 3 प्रोफेसर से, अलग-अलग प्रोफेसर से ऑथेंटिकेट कराया है और जिससे हमें पता लग पाए कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही भी है। देखिए, मैं ग्राफ बना सकता हूँ, डेटा का एनालिसिस कर सकता हूँ। आप इस तरह के ग्राफ देख के अच्छा कहोगे, ओके मल्टी स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मुझे ये पढ़ के जाना है। लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकालने के लिए जो हमने प्रोसेस अपनाया है, वो बहुत सिंपल सा है। देखिए, यूपी में 3 जगह तैयारियाँ होती है सिविल सर्विसेज़ की। एक तो न्यू दिल्ली में होती है, यूपी में नहीं है पर यूपी के आस-पास आप उसे मान सकते हो। दूसरा लखनऊ में होती है और तीसरा प्रयागराज में होती है। तो हमने 3 प्रोफेसर्स को चुना था, उनसे फीडबैक लेने के लिए। ये तीनों के तीनों प्रोफेसर एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम क्रिएट करते हैं, पीसीएस का नहीं करते। मैं इतनी बड़ी यहाँ पे दावा नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, वो एग्ज़ाम के क्रिएशन से और एग्ज़ाम की पैटर्न को समझने में एक्सपर्ट हैं अपनी-अपनी फील्ड के। तो हमने 3 प्रोफेसर्स लिए, एक हमने इस ज़ोन से लिए, एक हमने इस ज़ोन से लिए और एक इस ज़ोन से, और उनसे हमने पूछना चाहा कि सर देखिए, कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं। हमें पता भी है किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, हम उसका असेसमेंट भी कर सकते हैं, पर इस ग्राफ का मतलब क्या है? जो ग्राफ चेंज हुआ है, इस ग्राफ का क्या मतलब हो रहा है? तो अभी हम समझाना शुरू करेंगे आपको। और देखिए, जब तक आप इस वीडियो में आगे-आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ से फ़ील करेंगे कि आप कहोगे कि अच्छा, मेरे साथ ये तो प्रॉब्लम हो रही है। एग्ज़ैक्टली यही सिचुएशन तो मेरे साथ हो रही है, इस वज़ह से मेरा प्री नहीं निकल पा रहा। तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, अ, करंट अफ़ेयर्स के 28 सवाल आ रहे हैं। लगभग-लगभग ये बहुत ज़्यादा इतना मार्क है कि आप इससे पेपर पास करो या फ़ेल करो। अब आप क्या करोगे ना, 28 करंट अफ़ेयर्स के मार्क्स देख के आप कहोगे कि ठीक है, जब 28 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करंट अफ़ेयर्स पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन करंट अफ़ेयर्स के जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है। उस क्वेश्चन के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं ताकि आपकी रटने की कैपेसिटी को कम से कम किया जा सके। फिर आप हिस्ट्री के देखोगे, अच्छा हिस्ट्री के भी ज़्यादा आ रहे हैं। बेसिकली 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी कट ऑफ को क्लियर कराते हैं। हिस्ट्री हो गई, आपकी जनरल साइंस हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो उसमें ऑफ कोर्स है ही, और आप करंट अफेयर्स को काउंट कर सकते हो। ये सब्जेक्ट वो हैं जो आपके कट ऑफ को आर-पार कराते हैं। एडवांटेज आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का मिलता है, राइट? लेकिन इसमें जब आप जाओगे 2024 के एग्जाम में, तो आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात देखने को ये मिलेगी कि जो सिंपल एमसीक्यू हैं उसकी संख्या सिर्फ 37 ही रह गई है और जो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन थे उनकी संख्या 16 हो गई है। अभी हमने इस पेपर का कंपेरिजन नहीं किया है पिछले 10 साल के पेपर के साथ। जब मैं कंपेरिजन करके आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुलेंगी और आप कहोगे कि इतना बड़ा चेंज यूपी पीसीएस लेके आ गया। देखिए, बहुत सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन सही था, कोर्ट में केस हुए, कट ऑफ पे केस हुए। पर क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस बात पे डिस्कशन नहीं किया गया कि यूपी पीसीएस ने अपने पैटर्न को यूपीएससी के साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। और जो ये कोशिश है, ये कहाँ तक जाएगी? और इस बार 2025 के पेपर में क्या ये पैटर्न और ज़्यादा डाइवर्स करेंगे वो, या उसी को होल्ड करेंगे, जितना डाइवर्स कर चुके हैं इसी पे रुकेंगे वो? अभी हमें ये समझना है आपको कि जो सिंपल एमसीक्यू का 37 का मतलब क्या है और मल्टी स्टेटमेंट के 52 सवाल आए हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ग्राफ नहीं देखना है कि किसका ग्राफ ऊपर है, किसका नीचे है। अच्छा, मल्टी स्टेटमेंट के ग्राफ ज़्यादा है तो मैं यही पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसका मतलब भी तो समझिए कि क्या हो रहा है। हमारे प्रोफेसर्स ने हमें जो बताया, ग्राफिंग के थ्रू जब भी उन्होंने डेटा भेजा, उस डेटा का उन्होंने एनालिसिस किया, उस पे हमें कुछ की पॉइंट्स मिले हैं जानने के लिए। वो मैं आपको की पॉइंट साझा करता हूँ। पहले जो क्वेश्चन है, जो सिंपल एमसीक्यू है, सिंपल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, उसमें एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो जो घटना चक्र की किताब है, वो इसी के लिए है, इन सिंपल क्वेश्चंस के लिए। आपको एक इवेंट बताएगा और पूछेगा कब हुआ था, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, या फिर बक्सर की लड़ाई जो किस राज्य में है, बक्सर जहां पे बक्सर की युद्ध हुआ था, या तराइन का युद्ध कहां पे हुआ था। वो इस तरह के सवाल पूछेगा। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए घटना चक्र को आप याद कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से आया करते थे 105 के आसपास। कब? 2023 तक। 2023 से पीछे जाओगे तो ये सेक्शन और भी ज्यादा वेटेज था। और 2024 में कितना आए हैं? एज यू कैन सी, 2024 में सिर्फ 37 क्वेश्चन आए हैं। नाउ अब इस पॉइंट से हमें क्या समझने को मिला? इस पॉइंट से हमें समझने को ये मिला है कि रटने वाले लोगों की संख्या अब आयोग धीरे धीरे कम कर रहा है।
अब वो आपसे सिर्फ ये फोकस नहीं करेगा कि आपको याद आ गया या नहीं आ गया, अब आपको उसका रीजन जानना चाहता है वो, कि आपको जो हुआ है उसका कारण पता है। आप में से कितनों को पता है कि बक्सर का युद्ध कहाँ पे हुआ था? अधिकतर को पता होगा, राइट? 90% को पता होगा। अब बक्सर का युद्ध जहां पे हुआ था उसके पीछे के कारण क्या थे? ये 90% का आंकड़ा घटकर अब आ गया है 50% पे। बक्सर की ऐसी बात मैंने आपको बोली है, ये तो बहुत वेल नोन फैक्ट है, लेकिन बक्सर से अगर आप आगे चले जाओ, किसी ऐसे फैक्ट पे चले जाओ जो बहुत वेल नोन नहीं है, वहां पे तो ज्यादा दिक्कत आ जाती है। रटने का कॉन्सेप्ट कम हो गया है काफी ज्यादा, इसीलिए घटना चक्र के बिहार पे जो लोग बैठे हुए थे कि घटना चक्र पढ़ के जाऊंगा, वेल देखिए, नो डाउट घटना चक्र एक अच्छी किताब है, पीवाईक्यू का कलेक्शन है बेसिकली, किताब नहीं बोल सकते घटना चक्र को, ये पीवाईक्यू का कलेक्शन है, काफी अच्छा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट घटना चक्र बताता है वो पीवाईक्यू है, इस बात को समझिए, वो पेपर में आ चुका है। घटना चक्र ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि मैं ट्रेंड का एनालिसिस करूंगा, वो आपको खुद से करना है, वो आपको खुद देखना है कि इस बार जो हुआ है क्या अगले साल भी वही होने वाला है या नहीं। और देखिए, सॉरी फॉर सेइंग, पर मुझे नहीं मिले बहुत ऐसे लोग जो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हो। आपको भर भर के लोग ऐसे मिलेंगे जो ये जानना चाहते हैं कि पेपर टफ आया था, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इतने टेस्ट लगा लो तो हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट ये था कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे क्रोनोलॉजिकल या मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ गई है। ये पहले इतने नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं। अच्छा, ये इनकी संख्या बढ़ने का मतलब क्या हो गया? इसकी संख्या बढ़ने का मतलब ये है कि जो हो रहा है उसका असलियत का मतलब क्या है, रीजन जानना चाहता है। जैसा हमने पिछले डिस्कस किया था, अब रटने पे वो उतना फोकस नहीं कर रहा है, वो जानना चाहता है वाई, ये हुआ है तो क्यों हुआ है, और वाई के साथ वो रीजन आपको देगा कि ये बताओ ये इस वजह से हुआ था क्या। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहेगा कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 368 है, उसको क्यों जोड़ा गया था संविधान में? आपको पता है 368 भारत में संविधान के संशोधन देने के लिए जोड़ा प्रोविजन देता है, लेकिन क्यों जोड़ा गया था ये आप क्या सोचोगे? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहे। अब मुझे बताइए, क्या ये चीज आप रट के जा सकते थे? अगर आप फ्लेक्सिबल की जगह वो अथाह शब्द इस्तेमाल कर सकता है, एक शब्द को बोलने के हजारों तरीके हो सकते हैं। देखिए, जो हम आरओ के टेस्ट ले रहे हैं ना, आरओ के टेस्ट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो इसी बात पे है कि क्यों, कैसे को छोड़ दिया जाए, और जो रीजन है, जो हुआ है, घटना होने का कारण है, उस पर फोकस किया जाए। अगर औरंगजेब ने किसी को फरमान दिया है, किसी ब्रिटिश कंपनी को, तो वो क्यों दिया है उस पर फोकस कीजिए आप। जब आप ये पढ़ लेंगे कि क्यों दिया था, आपको रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन सिंपली हो गए हैं, और साथ ही साथ अपने सिंपल एमसीक्यू को भी ठीक कर लिया है। ये क्वेश्चन बढ़ क्यों रहे हैं? इस क्वेश्चन को बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कीनली इस चीज को समझ रहे हैं, किसी भी पॉइंट को बहुत कीनली समझने की कोशिश करते हैं, वो उसको बाहर लेके आना चाहते हैं। मैं आपको इस पॉइंट को, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको और ज्यादा क्लियर करूंगा जब हम आगे चलेंगे ना, ठीक है? अब क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस पे आता है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 60 आए हैं, 16 आए हैं, सॉरी, पिछली बार इतने नहीं आए थे। अब क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है वो आपसे सिनारियो क्रिएट करा रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि देखिए, मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम जोन दूंगा, या मैं आपको स्पेसिफिक घटनाक्रम दूंगा, देखिए इवेंट दूंगा मैं आपको स्पेसिफिक, और उस इवेंट के बिहाफ पे आपको ये तय करना होगा कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, इसमें तो मैं रट सकता हूँ। क्या मैं नहीं रट सकता कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का कब हुआ था? मैं बिल्कुल रट सकता हूँ, मैं मराठाओं को भी रट सकता हूँ, लेकिन कितना रटोगे? जस्ट इमेजिन, क्या आप हर एक क्रोनोलॉजी को रट सकते हो? लेकिन आपको जब इन इन क्वेश्चन को, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो रैंडम क्रोनोलॉजी नहीं पूछ रहा है। मतलब रैंडम क्रोनोलॉजी ना पूछने का मतलब क्या है? वो अपनी तरफ से मन मर्जी के क्वेश्चन नहीं बना रहा है, वो क्रोनोलॉजी उनकी पूछ रहा है जो हुक है, जो हिस्ट्री में हुक का काम करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को ले लो, मैं एग्जांपल बता दूं। पेशावर ने ये घोषित किया कि देखिए अभी हम कंट्रोल करेंगे मराठा साम्राज्य को, तो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसी के बाद मराठा साम्राज्य इतना फैल गया कि पूरे इंडिया में छाया। ये हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने इस हुक का इस्तेमाल करके क्रोनोलॉजी पूछी है कि अगर पेशावर मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल इंडिया के जो ट्रांसफर हो रही थी, दोनों की दोनों हिस्ट्री आपस में, उस समय पेशावरों ने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपसे पूछता हूँ। जब भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन को उठाओगे तो उसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा। अब में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं, पैटर्न, हर क्वेश्चन में पैटर्न नहीं है, कुछ क्वेश्चन बड़े रैंडम थे। अगर आपको कोई चीज रैंडम लग रही है तो इसका मतलब क्या है? आपने उसका एसेंस
और उस क्वेश्चन का जो डीपली है अभी तक नहीं समझा है। अभी आप ऊपरी सतह पर ही हैं, क्योंकि रैंडमलेस नहीं पूछे जा सकते। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन की ये खास बात है, उनको रैंडमली बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन रैंडमली बना दिया गया, क्योंकि वो सबको फिर 0-0 नंबर दे के जाएगा, वो किसी के लिए इंप्रूवमेंट नहीं होगा। 0 नंबर की जो मार्किंग है, कमीशन में जो एग्जाम तय होता है, उसका एक एक क्वेश्चन पे हजारों रुपए खर्च होते हैं। जो सिंपल पेपर बनता है उसी में 500 रुपए खर्च हो जाते हैं एक क्वेश्चन को क्रिएट करने में, सिर्फ एक क्वेश्चन को। कमीशन का इतना हाई लेवल का एग्जाम मैं नहीं मानता उसमें 2 या 2,500 रुपए से एक क्वेश्चन को क्रिएट करने में कम से कम खर्चा होता होगा। इतना खर्चा कमीशन बेवजह नहीं करेगा। उसको चाहिए कि एक क्वेश्चन भी ऐसा बने कि वो स्टूडेंट को जज कर सके। नाउ हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपने। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मैच द फॉलोइंग के, या जो बेसिकली सिंपल एमसीक्यू को छोड़कर जितने भी ये क्वेश्चन है, एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसका बेसिक सार एक ये भी है कि आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हुआ फिर ये हुआ, कैसे हमने प्रोसीड किया यहाँ तक। इसमें हिमालय का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हिमालय का एग्जाम्पल में भी ज्योग्राफी कई बच्चों की वीक है, तो उसकी शायद ना समझ में आए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सबकी हिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग अधिकतर की होती है। चलिए पॉलिटी से एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटी से, कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो की शक्ति होती है। हम सबको पता है वीटो की शक्ति है, भाई ऐसे ऐसे करके वीटो की शक्ति है। अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो वीटो की शक्ति पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सबको पढ़ के गए हो। वो आपको एक कंडीशन बताएगा कि देखिए बिल आया था और बिल को प्रेसिडेंट ने कुछ कर दिया, रोक दिया, ऐसे कर दिया, वापस कर दिया, तो बताओ वो बिल प्रेसिडेंट किस तरह का वो बिल होगा। क्योंकि हमें पता है मनी बिल को और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट कैंसिल नहीं कर सकते, राइट, रिटर्न नहीं कर सकते उस बिल को। तो आप इससे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा रहा है, आपको वीटो पावर पता है, आपको बिल की नॉलेज पता है, लेकिन उसने वीटो को मर्ज कर दिया है बिल की नॉलेज के साथ। इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आरओ के टेस्ट सीरीज में जितने भी दी है और जो दे रहे हैं, आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हैं उसमें जंपिंग जरूर है। कभी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो एक ही सब्जेक्ट का, और उस टॉपिक का जो उसी क्वेश्चन में जो दूसरा स्टेटमेंट है वो टॉपिक 3 का आ जाता है, तो आपको मजबूरी में 2-3 टॉपिक को लिंक करना पड़ रहा है आपस में। यही वजह थी आरओ के टेस्ट सीरीज में इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की और इतने ज्यादा चीजों को उल्टा पुल्टा करने की, क्योंकि पीवाईक्यू घटना चक्र से आप कर रहे हैं, और घटना चक्र के पीवाईक्यू एक समय पे ठीक थे, लेकिन जो ये डेटा है आपके सामने है, मैंने इसे खुद से नहीं बनाया है, ये डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। आप भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस डेटा को। ये डेटा बोल रहा है साफ साफ, प्लीज डोंट, आप सिंपल एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि उसका वेटेज 37 है। 37 पे आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि 100 नंबर पे कट ऑफ होगा, मैक्सिमम आज तक 100 पे गया है, हम मानते हैं 25 में भी 100 पे जाएगा। अगर 100 पे जाना है तो फोकस मत कीजिए सिंपल एमसीक्यू पे मात्र। सिंपल एमसीक्यू आपको नंबर की बढ़त जरूर देंगे, लेकिन ये आपको कट ऑफ पार नहीं कराने वाले। और इन सब चीजों का एसेंस क्या निकला? एसेंस ये निकला कि जो टीचर कोशिश कर रहा है, या टीचर्स को जो आदेश दिए गए हैं कमीशन की तरफ से, जो कमीशन की पॉलिसी है क्वेश्चन फ्रेमिंग की, वो जाहिर तौर पे हमारे सामने कभी आएगी नहीं। लेकिन अगर हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है, पीवाईक्यूज आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, तो हम आइडिया तो लगा सकते हैं ना। और इसी आइडिया को लगाने के लिए हमने उन अलग अलग प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट किया, अलग अलग जोन के, ताकि हम बायस ना रहें कि एक ही प्रोफेसर ने कुछ बोला है उन्हीं की बात को हम मान के चले। नहीं, हम 3 अलग अलग प्रोफेसर की बात को सुनेंगे। तो ये सब जानने को हमें मिला है कि अब आपको कोशिश की जा रही है कि आप चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ें, समझें। सिर्फ देखा कि अच्छा 1857 के बारे में सवाल पूछा है, लक्ष्मीबाई जी के बारे में पूछा होगा फिर तो, और टिक करके आगे बढ़ गए, नहीं। अब एग्जाम में क्या हो रहा है कि वो बहुत सारे शब्द डाला है, जैसे कि नहीं। अभी क्या होगा, आप बहुत जल्दी में हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, आपने नहीं पढ़ा, और आप भूल गए कि ये हाँ पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में, आपने देखो और टिक करके आगे बढ़ गए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके ऑप्शन वो लगभग सिमिलर दे रहा है। जैसे कि 1857 की क्रांति के बारे में पूछ लिया, तो 1856 भी एक ऑप्शन दे दिया। ये 1857 का बार बार उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आप में से अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं। सी, अगर आप बहुत कीनली नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। जब हमने आरओ की टेस्ट सीरीज के लिए आपको ओएमआर दी थी, अभी भी जितने टेस्ट हो रहे हैं सब ओएमआर पे ही कर रहे हैं, उसमें हमने एक क्लोज डाला था कि आप वो क्वेश्चन भी सिलेक्ट कीजिए जो आपकी मिस्टेक से गलत हुए हैं, जो आप गलत करना चाहते नहीं थे, पर आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ा और वो आपके गलत हो गए। ये क्लोज इसीलिए डाला गया था इस सिचुएशन को देख के, कि जो जल्दबाजी करवा रहा है ना कमीशन आपसे,
उस वजह से आपकी जो मिस्टेक होने की दर है, देखिए वो क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे ही जो आपको आते नहीं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो रहे हैं क्योंकि आप फोकसली नहीं पढ़ पा रहे। अब था थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया, उसी का थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए आपको जोड़ के चलना है। असर्शन रीजनिंग, मैच द एबी, आपको दो टॉपिक्स को कोरिलेट करके चलना है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ना कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत में संविधान में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, ठीक है, अब फंडामेंटल राइट को मैं कनेक्ट कर दूं किससे? हिस्ट्री से। अब दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहां से आया? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं इस तरह से पूछूंगा कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कनेक्ट हो जाए। अब मुझे जहां पे दो क्वेश्चन बनाने पड़ते, हिस्ट्री का एक और पॉलिटी का एक, अब वहां पे मैंने एक ही क्वेश्चन बना लिया और मैं आपसे दोनों सब्जेक्ट की नॉलेज को मैंने टेस्ट कर लिया। बेसिकली ये काम किया जा रहा है। इवन देखिए ये तो सिंपल सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स में जो 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाना, 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी लगा होगा कि ओके 28 क्वेश्चन आए तो कट ऑफ तो क्लियर हो सकती है ऐसे पढ़ के, लेकिन उसमें भी आपका स्टैटिक सब्जेक्ट में मर्ज किया जा रहा है कि हिस्ट्री का कुछ स्टैटिक है उसे उठाया और मर्ज कर दिया। एक ग्राफ है, अगर आपको समझ में आएगा तो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट सुनिएगा मुझे। ये कोई इवेंट हो रहा है, अचानक से वो न्यूज में आया, फिर दोबारा से न्यूज में आया और फिर वो घट गया। अब अगर इस इवेंट पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनने की संभावना पता कैसे चलती है? इस तरह से, मतलब अगर वो न्यूज में चल रहा है तो वो डेफिनेटली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये पहले होता था सिर्फ करंट अफेयर्स की लिमिटेड टॉपिक थे, अवार्ड पूछ लेगा, पर्सनैलिटी पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेगा, वो पूछ लेगा। अब क्या हो रहा है, जो करंट में टॉपिक चल रहा है, सब भले ही वो स्टैटिक का हो, जैसे कि आर्टिकल 200 बहुत ज्यादा न्यूज में इस समय, कोर्ट के कई सारे फैसले इसके ऊपर आए हैं। आर्टिकल 149 अभी न्यूज में चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, हम एग्जाम से पहले कुछ आर्टिकल की लिस्ट आपको देंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की शक्यता है, उसमें से क्वेश्चन जरूर में जरूर आएंगे। ये आपको लिख के हम दे सकते हैं इस ग्राफ को एनालिसिस कर करके, सिर्फ इस ग्राफ के एनालिसिस के बिहाफ पे। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि आपकी इंड्योरेंस का टेस्ट की लिया जा रहा है। देखिए पहले क्या था कि ना 150 क्वेश्चन पेपर थे, 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें से 103 डायरेक्ट एमसीक्यू होते थे, बहुत सिंपल लेवल के। तो आपको इन 103 को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट लगते थे, जिसने पढ़ा हुआ है 30 मिनट लगे उसको किया, बाकी के कितने क्वेश्चन बचे 47 में उसने 1 घंटा लगाया, 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया, बात खत्म। अब क्या हो रहा है, अब 150 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 150 क्वेश्चन के चेहरे में 200 से 250 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में 3-3 स्टेटमेंट होते हैं, एक क्वेश्चन में 3-3 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि समय कम पड़ जाता है। अब बहुत सारे आप में से कोरिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, मुझे पता था, मुझे क्वेश्चन पेपर आता था, लेकिन एंड में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, मैं वो टाइम ही नहीं मैनेज कर पाया। क्यों? पता है आप क्यों नहीं टाइम मैनेज कर पाए? एक सिंपल सी बात है, आपने पी वाई क्यूज पर इतना ज्यादा ध्यान दिया है उन्हें सोल्व करने के लिए कि इस बुक का सोल्यूशन मुझे बार बार करना है। नो डाउट उस बुक का सोल्यूशन करना है, घटना चक्र को बार बार पढ़ना है, लेकिन वो तो सिंपल एमसीक्यू को बता रही है ना आपको। घटना चक्र आपको क्या बता रही है, या कोई भी पीवाईक्यू की बुक आपको क्या बताएगी? वो आपको ये बताएगी कि सर देखिए पिछले 10 साल में 1990 से लेके 1990 में ये सवाल आए थे, 2000 में ये सवाल आए थे, 2015 में ये सवाल आए थे, अपना अपना देख लो बस आप, मैं आपको सवाल की लिस्ट दे रही हूँ। वो आपसे वादा इतना करती है कि वो आपको पूर्वालोकन है, पुराने टाइम का आलोकन करवा रही है वो आपसे। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो ऐसे सेट नहीं हुआ, 105 सिंपल एमसीक्यू से 37 एमसीक्यू पे आ गए। अगर आप इनको देखो ना तो ऑलमोस्ट आप इसको अगर 100 मान ले, इसको 40 मान ले, तो 60 क्वेश्चन आपके बढ़ गए। पहले 150 क्वेश्चन आए थे, उसमें 60 क्वेश्चन ऐड कर दो, 210 क्वेश्चन आए थे 2024 के सवाल एग्जाम में, 210 क्वेश्चन। टाइम क्यों कम ना पड़ता आपको जब आपने तैयारी ही पीवाईक्यू के बिहाफ पे की थी। अभी ये तो एक सिंगल वीडियो है, मैंने इसमें आपको ये बताया कि जो 2024 का पेपर था यूपी पीसीएस प्री का, वो पेपर टफ था नहीं, पर वो बहुत सारे बच्चों को टफ लगा। जो यूट्यूबर्स हैं, हम यूट्यूबर नहीं है, पर जो भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस बात पे जंग छेड़ दी कि क्वेश्चन का लेवल ऊपर बढ़ा है। मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की, मैंने सर्च भी किया हमारी टीम ने कि किसी ने बात करी है क्वेश्चन के बदलते पैटर्न्स पे, तो लगभग लगभग ना के बराबर ऐसे लोग थे। कोई छूट गया हो जिसने करी हो तो वो हमारी मिस्टेक है, हम पूरी तरह से भी सर्च नहीं कर सकते थे, राइट, लेकिन किसी ने इस बारे में बात नहीं करी। क्वेश्चन को लेके कोड बहुत सारे बच्चे गए, लेकिन जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो सॉरी 25 की, 24 तो जा चुका है, जो 2025 से 26 की तैयारी कर रहे हैं
उनको ये कौन बताएगा कि जो 25-24 में घटना घटित हुई है उन लोगों के साथ जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, वही घटना 25 में आपके साथ भी घटित हो सकती है अगर आप एक ही बुक पे टिके रहे तो। 26 वालों के साथ भी घटित हो सकती है। कब समझोगे? जब ये चीजें बिल्कुल देखिए, हम इंडिया का सिस्टम ऐसे चलता है कि जब तक 3 बार घटना घटित ना हो जाए, 3 बार पेपर पैटर्न आ जाए, तब तक हम उसे पैटर्न नहीं मानते। हर साल पैटर्न बदल रहा है। यूपीएससी की बराबरी करनी है यूपी पीसीएस को, और मात्र यूपी पीसीएस को नहीं, हर स्टेट के पीसीएस को। राइट, अब सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, हर किसी के पास किताब है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ, इलाहाबाद या दिल्ली के जो बच्चे उन्हीं के पास किताब है। अगर आप गांव में पढ़ रहे हैं, आपके पास घटना चक्र है। पहले घटना चक्र एक लग्जरी हुआ करती थी, अब सबके पास अवेलेबल है वो। एनसीईआरटी पहले एक लग्जरी होती थी सर, लेकिन अब तो सबके पास है वो। अगर हर किसी के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है, हर कोई इक्वल स्टैंड पे खड़ा हुआ है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा नॉलेज के बिहाफ पे। अभी रटने के बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और यही 2024 का क्रक्स था। अगर एक लाइन में बताऊं तो 2024 का पेपर टफ नहीं था, लेकिन वो आउट ऑफ द लीग था। जो पेपर आ रहे थे वैसा पेपर नहीं आया, उससे हट के पेपर आया है। जो लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उन्हें पेपर बहुत इजी लगा, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। जो सिर्फ फोकस थे यूपी पीसीएस पे, उनके लिए पेपर काफी टफ था, उन्हें बड़ी दुविधा हुई पेपर को क्रॉस करने में, और अंततः उनका रिजल्ट नेगेटिव आया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 900 सीटें इस बार थी। उसके बाद भी पेपर में बहुत सारे बच्चे क्रॉस नहीं कर पाए। कट ऑफ तो ऑब्वियसली कम जानी थी, पर इस बार ऐसा हुआ है। हम 25 के लिए ऐसा ना हो, उससे बचने की कोशिश करेंगे। आरओ की टेस्ट सीरीज में मैंने चीजें बहुत पहले से डाल दी हैं और डलवा भी दी हैं कि जो क्वेश्चन है वो इस तरह से रेंज हो कि आपको फैक्ट नॉलेज सिर्फ चेक ना हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो पाए। सेम गोज विद द यूपीएस यूपी पीसीएस। राइट, अभी हम पहले एनालिसिस करेंगे चीजों का कि यूपी पीसीएस के और पेपर के साथ क्या है। अगली वीडियो में हम यूपी पीसीएस के 2024 का एनालिसिस करेंगे 2023 से पहले के पेपर से, ताकि हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले पाए कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, और फिर उस हिसाब से अपना प्लान बनाए। 130 डेज बचे हैं, इसमें रैंडम प्लान बनाओगे तो आप 26 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, 27 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। लाइफ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है, इसको जल्दी जल्दी दो, खत्म करो, पास करो, उसके बाद अपना आगे का जीवन जियो। राइट, हम अगली वीडियो में आपसे जब मिलेंगे तो हम 2024 के पेपर को कंपेयर करेंगे 23-24 से, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे। अभी देखिए, आपने घटना ये देखा है कि कहाँ पे चला गया, हाँ ये रहा, कि आपने हिस्ट्री पढ़ दी है। लेट्स सपोज आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, हिस्ट्री हिस्ट्री से तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। हिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ना है पहले? 27 क्वेश्चन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ऐसा नहीं है वो, बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि 100 चैप्टर हैं और 100 चैप्टर को 27 से डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया उस हिसाब से आपने क्वेश्चन छाड़ दिया हर एक चैप्टर को। नहीं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो हम ये देखेंगे हर वीडियो में, जो हम सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे पीसीएस के लिए, कि हर सब्जेक्ट के टॉपिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, और अगर कमीशन ये चाहे कि मैं बच्चों के साथ खेल करूंगा, तो कौन से टॉपिक हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है और किसको घटाया जा सकता है। राइट, तो ये सब कुछ हम मिलेंगे आपसे डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में।